ओरेकल बिल्डिंग पर हमले की पुष्टि हो गई है। जी हां, दुबई ने ओरेकल पर हमले की पुष्टि कर दी है। यह अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ा झटका दुबई ही नहीं अमेरिका के लिए। जैसा कि ईरान ने कहा था कि हम अमेरिकन कंपनीज को अब टारगेट करेंगे। देखिए, ईरान ने यूएस की आईटी कंपनियों पर हमला किया था। हमले के बाद ओरेकल बिल्डिंग में आग लगी थी। अब इसकी पुष्टि भी दुबई की तरफ से की गई है। तो देखिए, खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहले चेतावनी दी गई अमेरिकी कंपनियों को लेकर, उसके बाद हमला किया गया दुबई में। ओरेकल जो कि अमेरिका की एक ग्लोबल और बड़ी कंपनी है और इसका अगर देखा जाए विस्तार पूरी दुनिया में है, ऐसे में इसके इस दफ्तर को निशाना बनाना, इसको नुकसान पहुंचाना एक बड़ा मैसेज है। पहले दुबई की तरफ से इस पर खास कुछ कहा नहीं गया, लेकिन अब यह कंफर्मेशन आ गई है कि हां, यह हमला हुआ है और हमले के बाद इस बिल्डिंग में आग लगी थी। और देखिए, दुबई में ईरानी हमले से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। दुबई इंटरनेट सिटी पर हमला हुआ और ईरान ने उस पर अटैक किया था। इंटरनेट सिटी में टॉप आईटी कंपनियों के ऑफिसेज हैं। ईरानी हमले के बाद ओरेकल में आग लगी थी, जिसकी पुष्टि भी अब हो गई है। तो इंटरनेट सिटी पर यह हमला किया गया है और इस हमले के बाद ओरेकल की बिल्डिंग में आग लगी। यहां पर कई आईटी कंपनियां हैं जो ईरान के निशाने पर हैं। और सऊदी अरब में यूएस दूतावास पर हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस ने माना ईरानी हमले में हुआ था बड़ा नुकसान। पिछले महीने यूएस दूतावास पर हुए हमले में नुकसान और ईरान ने 2 ड्रोन से 3 मार्च को यह हमला किया था। हमले में कई यूएस अधिकारियों सैनिकों की मौत की भी खबर थी। तो हमले की तस्वीरें सामने आई है। देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने। यूएस की आईटी कंपनी पर ओरेकल पर हमला हुआ था, जिसकी पुष्टि अब हो गई है। इंटरनेट सिटी में टॉप आईटी कंपनीज पर लगातार ईरान निशाना बना रहा है और पिछले महीने यूएस दूतावास पर भी हमले किए गए थे। 3 तस्वीरें जब ईरान ने ओपनली चैलेंज देकर ये हमले किए थे। और अब 10 बजे की सबसे बड़ी खबर जिसका ग्लोबल असर है। जी हां, ईरान युद्ध की आग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच गई। हॉर्मुज पर आज यूएनएससी में वोटिंग नहीं, नए प्रस्ताव पर अगले हफ्ते यूएनएससी में वोटिंग। और पहली बार प्रस्ताव की भाषा के विरोध में रूस, चीन के साथ फ्रांस भी नजर आया। पहली बार यूएनएससी में अमेरिका और यूरोप आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव जो है और इसकी भाषा को लेकर एक दोफाड़ यहां पर दिखाई दे रहा है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय देश खुलकर इसमें अमेरिका के सामने खड़े हो गए। तो देखिए, जो ग्लोबल इंपैक्ट है उसमें जो पहली बड़ी स्टोरी है वो यूएनएससी में प्रस्ताव को लेकर ही। हालांकि पहले ही यूरोपीय देश, फ्रांस जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश अपनी मंशा जाहिर कर चुके थे, लेकिन अब चूंकि प्रस्ताव पर वोटिंग की बारी है, वीटो की बारी है, तो ऐसे में ये दरार दिखाई दे रही है अमेरिका और यूरोप के बीच। जो ये डिवाइड है अब देखिए ग्लोबल मंचों पर भी अब साफ साफ दिखने लगी है। तो युद्ध का ग्लोबल इंपैक्ट और यूएनएससी में कैसे अमेरिका फंसा हुआ है, इसको समझते हैं। खबर क्या है पहले ये देखिए। हॉर्मुज पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग टली। जिस पर वोटिंग होनी थी वो वोटिंग फिलहाल नहीं होगी। यूएनएससी में बहरीन के प्रस्ताव पर आज वोटिंग नहीं होगी। तो गल्फ कंट्रीज ने यह प्रस्ताव दिया था और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आज ये वोटिंग होने वाली थी, लेकिन अब ये वोटिंग फिलहाल के लिए टाल दी गई। प्रस्ताव की जो भाषा है उस पर 3 देशों ने कड़ा विरोध जताया है। और वो कौन कौन से देश हैं? देखिए, चीन और रूस तो स्वाभाविक रूप से विरोध जता सकते थे, लेकिन इसमें फ्रांस, वो भी इसकी भाषा से सहमत नहीं है और ये अपने आप में अमेरिका के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हॉर्मुज में सैन्य कार्रवाई को लेकर यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसको लेकर यह खबर सामने आ रही है। अरब के कई देश हॉर्मुज में सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे और यह प्रस्ताव इसी कार्रवाई से संबंधित था, जिसका विरोध देखने को मिल रहा है।
अमेरिका बहरीन के प्रस्ताव पर अरब देशों के साथ खड़ा था और ऐसे में साफ पता चलता है कि अमेरिका के लिए क्या चैलेंज है। आगे क्या होगा? सूत्रों का दावा है कि प्रस्ताव की भाषा बदली जाएगी। यह हो सकता है अब हॉर्मुज में स्वतंत्र रूप से आवाजाही की मांग की जाएगी। यह भी हो सकता है और हॉर्मुज पर सैन्य नहीं शांतिपूर्ण समाधान की बात होगी, जिसकी पैरवी फ्रांस भी कर रहा है और प्रस्ताव में सभी जरूरी उपायों को मंजूरी देने की मांग भी हो सकती है। इसे भी शामिल किया जा सकता है। नए प्रस्ताव पर अगले हफ्ते यूएनएससी में वोटिंग की संभावना है। तो देखिए, एक बड़ा इंपैक्ट तो यहां साफ दिखाई दे रहा है और इसका इंपैक्ट यह है कि कई जो देश हैं वो अब एक दूसरे के खिलाफ हैं। अरब के कई देश भी एक दूसरे के अगेंस्ट में नजर आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि अरब देशों के बीच एक डिवाइड, उसके अलावा आप देखिए अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच इसमें डिवाइड दिखाई दे रहा है और हॉर्मुज पर अरब के कई देश ही नहीं बल्कि अब यूरोपीय देश भी अलग अलग दिखाई देने लगे हैं। बातचीत की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चलेंगे तेल अवीव। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, एक इंपैक्ट यूएनएससी में अब साफ दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड अब खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका के लिए ये अपने आप में कितना परेशान करने वाला मुद्दा हो सकता है जब यूरोपीय देश भी अब ग्लोबल फोरम पे इस पूरे मामले में अमेरिका के साथ नहीं, अमेरिका के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं? बिल्कुल रवि, देखिए वक्त कितना बदल गया। कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब रूस के खिलाफ जब अमेरिका कोई प्रस्ताव लेकर यूएनएससी में आता था तो दुनिया के अधिकांश सदस्य देश उसके सपोर्ट में होते थे। लेकिन आज जब ईरान के साथ जंग चल रही है तो उस वक्त अमेरिका के साथ उनके अपने क्लोज सहयोगी देश भी साथ खड़े नहीं हैं और इसीलिए एक प्रस्ताव तक वो पारित नहीं करा पा रहे हैं और उसके लिए बार बार ये जो है सो प्रस्ताव की तारीख टालनी पड़ जा रही है। तो ये तो यूएनएससी में अमेरिका की स्थिति है और वो इसलिए क्योंकि यही कहा जाता है कि आप चाहे कितने बड़े सुपर पावर क्यों ना हो, अगर आपके सहयोगी देश आपके साथ नहीं है तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है और ये कीमत केवल डिप्लोमेटिक रूम में नहीं चुकानी पड़ रही है, ग्राउंड पर भी चुकानी पड़ रही है। आज की तारीख में चाहे हॉर्मुज स्ट्रीट का सवाल हो या साथ ईरान के साथ जंग के लिए जो ऑपरेशनल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को। इससे पहले जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध होता था तो यूरोप के एयर स्पेस, यूरोप के बेस उनका इस्तेमाल कर पाते थे अमेरिकी सेना, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे हैं और इससे अमेरिका को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन ये दिक्कतें धीरे धीरे और अधिक बढ़ने वाली है क्योंकि तब फिर बहुत लिमिटेड स्पेस अमेरिका के पास रहेगा जहां से वो ईरान पर हमले कर सके, ईरान की घेराबंदी कर सके। चूंकि ऐसी स्थिति में इजराइल से भी बहुत सपोर्ट नहीं मिल सकता क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच 2000 किलोमीटर का दूरी है। तो वैसी स्थिति में अमेरिका के लिए दिक्कतें, चुनौतियाँ और अधिक बढ़ने वाली है। वहीं उसकी दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान के हमले जिस तरीके से हो रहे हैं, चाहे वो दुबई में आईटी कॉम्प्लेक्स के आसपास के हमले हो या फिर जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी के पास ये जो है सो बड़ा भारी हमला हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि अब हमें ईरान की तरफ से पलटवार चल रहा है, ईरान भारी हमले कर रहा है और अमेरिका को कई तरह की दुश्वारियां सामने आ रही है और उसमें उनके अपने फाइटर जेट और पायलट का मामला तो है ही। बिल्कुल है और इसका दबाव भी अमेरिका पर दिखना शुरू हो गया है। और देखिए, इस बीच ईरान युद्ध में अमेरिका का एक और हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। अमेरिकी बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है और यहीं पर इस हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। चिनूक हेलीकॉप्टर, ये तस्वीरें आप देखिए जिसको नुकसान हुआ है। खबर यह आ रही है कि अमेरिकी बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर इस हमले में तबाह हो गया है। और देखिए, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश, हेलीकॉप्टर पर हमले की अमेरिका ने की है पुष्टि। अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर सुरक्षित लौटा। इधर अपने पायलट की तलाश में जुटा है अमेरिका। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी, हेलीकॉप्टर पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। तो देखिए, जंग से जुड़ी 3 बड़ी तस्वीरें, तीनों तस्वीरें अमेरिका के लिए
चिंता में डालने वाली, अमेरिका को चिंता में डालने वाली। अमेरिका का एक और हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, चिनूक, और दूसरी तरफ आप देखिए हेलीकॉप्टर पर हमले की पुष्टि खुद यूएस ने की है। हालांकि यह भी दावा कि सुरक्षित लौट आया हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं जब वो सर्च अभियान में लगा हुआ था, अपने पायलट की तलाश में लगा हुआ था। और ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी विमान पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी विमान F-15E ने ब्रिटेन से भरी थी उड़ान। F-15E ने ब्रिटेन के लेकिन हीथ से उड़ान भरी थी और 23,000 पाउंड के बम ले जा सकता है, ये केपेबल इतना है। और 1998 में कीमत $31 मिलियन के करीब थी और F-15E की मौजूदा कीमत $100 मिलियन है। और ग्लोबल इंपैक्ट की दूसरी बड़ी खबर आज की, ईंधन की बढ़ती कीमतों से इटली में हाहाकार मचा हुआ है। इटली की मेलोनी सरकार में कई बड़े फैसले हुए हैं। ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती बढ़ाने का ऐलान किया गया है। किसानों को राहत देने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। वहीं ईरान युद्ध की वजह से यूरोपीय संघ पर बढ़ा दबाव। यूरोपीय संघ बजट घाटे के नियमों में ढील दे सकता है। इटली की इकोनॉमी मिनिस्टर ने संकेत दिए हैं और इटली पर इसके इंपैक्ट को कम से कम रखने के लिए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। और ईरान युद्ध का ऑस्ट्रेलिया तक असर दिखने लगा है। तेल के दाम बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन प्रभावित हो रहा है। लॉन्ग वीकेंड ट्रिप को लोग रद्द करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ईंधन की बढ़ती कीमतों का ग्लोबल इंपैक्ट, दुनिया के कई देशों में 4 दिन का वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया। 4 दिनों का ही कामकाज का नियम लागू किया गया है। बाकी समय घर से काम करने की बात कही जा रही। कई देशों में वर्क फ्रॉम होम और फिर से बढ़ा दिया गया है। ईरान पर राशनिंग और सब्सिडी में कटौती की गई है। तो कई जगह हफ्ते में काम करने के दिन घटाए गए हैं, कई जगह वर्क फ्रॉम होम के नियम को एक्सटेंड किया गया है। तो देखिए, दुनिया भर में जो इंपैक्ट है उसको अलग अलग तरीके से हैंडल करने की कोशिश हो रही है। कामकाज के खर्चों को कम करने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। कई देशों में वर्क फ्रॉम होम को कंटिन्यू किया जा रहा है। कई देशों में काम करने के हफ्ते में जो दिन है उसे कम किया जा रहा है, यानी 4 ही दिन काम करने के लिए फैसला लिया जा रहा है। तो देखिए, पूरी दुनिया में असर है। ऑस्ट्रेलिया में भी प्रभाव पड़ रहा है पर्यटन पर। कई देशों में काम करने के तौर तरीकों को भी फिलहाल के लिए बदला गया है इस इंपैक्ट को झेलने के लिए। तो युद्ध का ग्लोबल इंपैक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 12 घंटे की क्या रिपोर्ट है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। 4 दिन का वर्क वीक कहां पर है ये देखिए। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में यह निर्णय लिया गया है। उसके अलावा श्रीलंका में भी 4 दिन ही काम करना है। फिलीपींस में भी 4 दिन ही दफ्तर जाने का फैसला लिया गया है। 5 नए देशों में वर्क फ्रॉम होम, कहां का? मिस्र, थाईलैंड, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही लोग काम करेंगे। ईंधन पर राशनिंग कहां की गई है ये भी देख लीजिए। मलेशिया में राशनिंग की गई है, 1 महीने में सिर्फ 200 लीटर पेट्रोल, और बिजली खपत कम करने की भी अपील की गई है। फिलीपींस की बात करें तो निजी और सरकारी दफ्तरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। लंच ब्रेक में बिजली, कंप्यूटर, एसी बंद रखने के निर्देश हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें, कोल पावर प्लांट पर रोक खत्म कर दी गई है। चौथा देश इंडोनेशिया, एक गाड़ी के लिए 1 दिन में 50 लीटर पेट्रोल ही अलाउ किया गया। एक तरीके से ईंधन बचाने की और ऊर्जा खपत को घटाने की कोशिश, और उसके तहत ये सारे उपाय किए जा रहे हैं। अश्विनी सिवाज सर, अब कुल मिलाकर सवाल ये है कि ये जो इंपैक्ट दुनिया के अलग अलग देशों में जो इस युद्ध का हिस्सा भी नहीं है वो इसको झेल ही रहे हैं, क्या इसका दबाव या इसका इंपैक्ट अमेरिका पर कोई पड़ेगा? क्योंकि अभी जब ट्रंप बोल रहे हैं तो कह रहे हैं हमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, हमारे पास तो तेल का भंडार है, जिसको कमी है वो हमसे खरीद ले। ऐसा लग रहा है उन्हें दुनिया की नहीं पड़ी, अपना सब कुछ ठीक है। क्या वाकई में ये सच है या फिर अमेरिका भी ये इंपैक्ट झेलेगा और दुनिया के अलग अलग देश अपनी तकलीफों का दबाव अमेरिका पर भी बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है रवि, ये जो अभी लड़ाई चली हुई है जिसके अंदर इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं,
और ईरान ने बड़े चतुराई से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया और इसी प्रकार से वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे हमले कर रहा है। ये एक एसिमेट्रिक वारफेयर की वो है। उसने ये देखा था कि अगर आप कन्वेंशन वार लड़ते हैं तो अमेरिका और ईरान बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, और उन्होंने मिलिट्री से मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़रों के दाम आसमान छू रहे हैं। अभी आपने बहुत अच्छा बोला था कि जो फ्यूल के अभी जो रेट हैं पेट्रोल के, वो करीब करीब $110 पर बैरल, वो आगे 150 तक पहुंच सकते हैं। अब सच्चाई है कि किस देशों को इसका फ़ायदा हो रहा है। एक तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है रूस को, क्योंकि रूस को एक तो यूक्रेन को हथियार नहीं जा रहे, दूसरा रूस के जो ऑयल था जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो बिक रहा है। आज उसने करीब की $50 बिलियन कमा लिया कुछ एक दिनों में। दूसरा देश है चीन। चीन को भी किसी हद से फायदा हुआ है इस लड़ाई से, और कहीं ना कहीं फोकस हटा है ताइवान का की तरफ से अमेरिका का, और उसकी भी काफ़ी बिक्री हुई। और ये भी सच्चाई है, अमेरिका को भी इनडायरेक्टली इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अमेरिका एक लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का, और वो ऑयल बेच रहा है और इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स उसके हथियार बिक रहे हैं। मगर जो अमेरिका की पब्लिक है उनको बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा है, वहाँ पर पेट्रोल और फ्यूल के रेट बहुत बड़े हैं, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इन्फ्लेशन के साथ साथ वहाँ पर सामान नहीं मिल रहा। तो इसमें शक नहीं है, तो अमेरिका को कहीं तो फायदा कहीं नुकसान भी है। अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी है वो स्लाइड करती जा रही है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में। बिल्कुल, तो ऐसे में ये है। दूसरा मैं ये कहूंगा जो दूसरे छोटे छोटे देश हैं उनको बहुत मार पड़ी है, क्योंकि उनके पास रिजर्व नहीं थे, और जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है इनके सब ये मिडिल ईस्ट से ही ऑयल लेते थे। They put all eggs in one बिल्कुल basket। सर, उन पे प्रभाव पड़ रहा है, उनकी सरकारें जो फैसला ले रही हैं वो भी इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। मल्होत्रा सर, मेरा सवाल आपसे है कि अब ये एक स्थिति तो है कि दुनिया में इसका आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। हाउ वर्ल्ड विल हैंडल दिस? अगर ये लड़ाई चलती है तो दुनिया क्या हैंडल कर पाएगी? हमारी जितनी इकोनॉमीज हैं जो ग्रोइंग हैं, जो पीछे पड़े, जो पिछड़ी इकोनॉमी है, वो कैसे इसको देखेंगी, कैसे हैंडल करेंगी? अगर क्योंकि लड़ाई के हालात तो ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि आज या कल या 4 दिन में ये सब बंद होने वाला है। देखिए, गुड मॉर्निंग रवि जी। रवि जी, एक चीज़ तो अभी आपने जब बताया कि इटली ने आज जो है वो एक्साइज ड्यूटी का कट किया है पेट्रोल पे। अगर आप मोदी गवर्नमेंट को देखेंगे, मोदी जी ने 27 मार्च को आई बिलीव 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाया था पेट्रोल पे। तो कहीं ना कहीं सरकार पेट्रोल डीजल दोनों पे, और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि हम लोग बहुत जल्दी और बहुत सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कॉमन सिटीजन है या कॉमन मैन है उसके ऊपर कम से कम दबाव पड़े। बट आज की स्थिति यह है रवि जी कि पेट्रोल के दाम पे जितनी भी OMCs हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पे 24 रुपया और डीजल पे 30 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी आज के दिन की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें 10 रुपये का एडजस्टमेंट कर लें तब भी 14 रुपया है। लेकिन एक हद तक रवि जी इस चीज़ को सरकार झेल पाएगी। कहीं ना कहीं आप मान के चलिए करंट डेफिसिट पे लोड पड़ा है। फिजिकल कंसोलिडेशन की जो बातें कर रही थी उसमें दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ग्लोबल को छोड़िए, अभी तो सिर्फ ऑयल का हम पेट्रोल या डीजल देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो सऊदी अरेबिया है जिसको आप GCC कंट्रीज बोलते हैं, उसमें जो रेमिटेंसेज आते हैं, भारत देश में जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं उसका 38%, सोचो 40 अप्रॉक्सीमेटली 40% जो रेमिटेंसेज बाहर से आ रहे हैं वो लगभग आने अब बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट रवि जी, अप्रैल दिसंबर 2026 का FI की बात करें तो DLF ने 16,000 करोड़ का अगर माल बेचा है, 16,000 करोड़ का, उसमें 1/3 NRI का पोर्शन है। तो इसका मतलब युद्ध से सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या एक पर्टिकुलर सेक्टर इफेक्ट नहीं हो रहा, ग्लोबल इंपैक्ट आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे रवि जी आपसे, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स 2 हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरा बहुत मन है जानने का। इनफैक्ट सुबह से बात सोच रहा था, इतनी बड़ी चूक हो नहीं सकती रवि जी। रवि जी, अगर मैं आपसे लड़ाई करूंगा ना, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके कनेक्ट में कौन कौन है, आप कौन हो। अब US जैसी इतनी बड़ी कंट्री कैसे बड़ी चूक कर सकती है कि ईरान को इतने हल्के में ले लिया उन्होंने? क्योंकि इतने दिन ईरान से लड़ाई नहीं, चलाना, ये बात तो शुरू से हमारे यहाँ जितने भी एक्सपर्ट्स आए उन्होंने ये कहा है कि ईरान को उस तरह से नहीं देखना चाहिए जो वेनेजुएला में ट्रंप ने किया। क्या वेनेजुएला में जो एक्शन हुआ उससे ट्रंप का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हुआ और इस युद्ध में वो शामिल हो गए? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और देखिए, इजराइल के हमलों से दहला साउथ लेबनान, दक्षिणी लेबनान के माराके में इमारतें तबाह हुई हैं। इजराइल के हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है। मौके पर राहत और बचाव के काम में कर्मचारी जुटे हुए।
और वहीं ईरान के तेहरान में विध्वंसक हमला जारी। जी हां, यूएस इजरायल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल हमलों से तेहरान में भारी तबाही है। और उत्तरी तेहरान में अमेरिका का भीषण हमला। अमेरिका ने नए इलाकों को निशाना बनाया है। हमले के बाद रिहायशी इलाके में आग लग गई। और अब देखिए ग्लोबल इंपैक्ट की तीसरी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पीएम शहबाज शरीफ ने कम किए सरकारी खर्चे। कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी रोकी गई। सांसदों की सैलरी भी 25% कम की। मंत्रियों और अफसरों के विदेश दौरे पर भी रोक लगा दी गई है। तो पाकिस्तान पर देखिए असर। पाकिस्तान तो वैसे भी पहले से ही प्रभावित था, पहले से ये कंगाल मुल्क था और अब ये दबाव और ज्यादा हो गया है और ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर, जिस दबाव को एक तरीके से झेलने के लिए सरकार, शहबाज सरकार ये सारे कदम उठा रही है। तो देखिए ईरान जंग की आग में पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान में क्या हालात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक और ऊर्जा संकट दोनों हैं इस वक्त और बड़े गहरे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी ऑफिस में हफ्ते में 4 दिन ही काम करने का निर्णय लिया गया है। जरूरी सेवाओं के अलावा 50% वर्क फ्रॉम होम है। कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी रोकी गई है और सांसदों की सैलरी भी 25% कम की गई है। मंत्रियों और अफसरों के विदेश दौरे पर फिलहाल रोक है। बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान पहले से महंगाई की मार झेल रहा है। अब यूएई ने पाकिस्तान को दिया कर्ज वापस मांगा। यूएई ने कर्ज लौटाने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत पाकिस्तान को दी है। तो देखिए पाकिस्तान भी कैसे इस जंग की आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बम फूट चुका है। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी यहां देखने को मिल रही है। खाने के सामान के दाम इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ है। तो पाकिस्तान में ईंधन महंगा है, खाने पीने की चीजें महंगी हैं। पाकिस्तान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। इस युद्ध की वजह से पाकिस्तान कर्ज के जाल के साथ साथ महंगाई की मार को भी झेल रहा है। तो पाकिस्तान में महंगाई का विस्फोट। जी हां, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा है। क्या क्या महंगा है, कितना महंगा है, जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए पेट्रोल 558 रुपए प्रति लीटर, 26.17% महंगा हो गया। डीजल 520 रुपए प्रति लीटर, 29.94% महंगा। केरोसिन की बात करें 457 रुपए प्रति लीटर, 156% ये महंगा हो गया है। इस वक्त हालात हैं इसके। अब देखिए एलपीजी की बात करें जो सबसे जरूरी होता है घरों के लिए, वो देखिए 304.12 रुपए प्रति किलो है, 53.69% महंगा हो गया है। 190 रुपए किलो आटा मिल रहा है, आटा भी काफी महंगा, 24.85% महंगा। अंडे की कीमत 230 रुपए। चिकन की बात करें 420 रुपए जो है वो हो गया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि महंगाई कितनी है। अक्षय जी, अब बात हम इंपैक्ट की कर रहे थे। जो मल्होत्रा सर ने सवाल किया कि ये कैसे हो गया, अब सवाल ये हो तो गया ही है, ये इंपैक्ट भी हमें सामने दिख रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की ताकत की बात करें, वो तो खर्चा उठा रहे हैं युद्ध का, और हम एक आंकड़ा देख रहे थे जिसमें अब तक जो नुकसान हुआ वो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो अमेरिका में ट्रंप ने जो टैरिफ से मागा की शुरुआत की, खूब पैसा कमाया, ये कर दिया वो कर दिया। दूसरी तरफ से तो उन्होंने नल खोल दिया है अमेरिकी इकोनॉमी में और पैसा एक तरीके से अमेरिका का बहता ही जा रहा है। क्या ये युद्ध अमेरिका के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है? देखिए रवि जी, मैं इसे ईरान की एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी बोलूँगा जो उसने यूज़ करी है, क्योंकि इतने सालों से जो ईरान के ऊपर कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं, कभी उनके साइंटिस्ट को हम मार देते थे, कभी उनकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर देते थे। तो उन्होंने ये चीज़ सीखी और समझी कि हमें अगर मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होती है, उनसे डील कैसे करना है। तो इन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई, जिसमें सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी तो 2005 में इनके आईआरजीसी कमांडर जो थे उन्होंने फॉर्मुलाइज करी, वो थी डिसेंट्रलाइज कमांड, जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस्ड थी, जहां पर 31 जो इनके प्रोविंसेस हैं उसमें डिवाइड कर दिया गया। हर एक की इंडिविजुअल कमांड है, हर एक के पास इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, एमिनेशन और इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स है। और इसी जब ये चीज अंडर एस्टिमेट करी गई
अमेरिका और इजराइल के थ्रू, क्योंकि उन्होंने जब इनकी टॉप लीडरशिप खत्म करी, डिस्पाइट कि 35 इनके टॉप लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एलिमिनेट हो गए, लेकिन उस डिसेंट्रलाइज कमांड की वजह से ये कंटिन्यूअस अटैक चलते रहे। और अब आप देखिए सेकेंड टाइम स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। अब इजराइल और यूएस ने भी रियलाइज कर दिया है कि ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से उसे इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहा है, और उन्होंने अब क्या करा है, उनका फोकस चला गया है अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर डैमेज करना, उनके जो लिंक्स है, जो उन्होंने कराच ब्रिज को भी उड़ाया है ताकि जो सदर्न जो ईरानियन एरिया है वहां पर उनके जो ड्रोन और मिसाइल के पार्ट्स जाते हैं थ्रू दैट सेम ब्रिज वो अब ना पहुंच पाए। उसके बाद इनकी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको डिकैपेसिटेट कर रहे हैं, जो नेतन्याहू ने बोला कि 70% इनकी स्टील प्रोडक्शन को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद जो इनकी साइंटिफिक बेस है, जो इन्होंने पैस्टर इंस्टीट्यूट को इन्होंने डिस्ट्रॉय करा है, और इस तरह से उनकी भी स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। और सेम स्ट्रैटेजी ईरान ने भी चेंज करी है, जहां अब वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि सर दुनिया की जितनी भी कंपनियां हॉर्मुज के ट्रेड में इन्वॉल्व रही हैं उसमें एक इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनका बड़ा स्टेक है, उनका बड़ा लॉस हो रहा है और पूरी दुनिया में उनका जो है कॉस्ट बढ़ता जा रहा है हर चीज का। एक शिप मूव करती है उसका इंश्योरेंस अब कई गुना बढ़ चुका है, तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। पहले से वो स्टैंड बाय में खड़े हैं, जो पहले से बाहर हैं उनका भी कॉस्ट बढ़ता ही जा रहा है। सारी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका दबाव है, उन कंपनियों के ऊपर भी दबाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए, लेकिन इतना तय है कि ये जंग अगर जारी रहेगी तो दुनिया पर इसका असर ऐसे ही पड़ता रहेगा। सवाल यह है कि दुनिया क्या इस प्रभाव को झेलने के लिए तैयार है।